जो यूज होता है, माइनिंग में जो यूज होता है, वो मेनली दो बेस का एक्सप्लोसिव यूज होता है, एक अमोनियम नाइट्रेट बेस का और दूसरा नाइट्रोग्लिसरीन बेस का। अमोनियम नाइट्रोग्लिसरीन बेस, चूंकि नाइट्रोग्लिसरीन काफी सेंसिटिव है, इसके सेंसिटिविटी को कम करने के लिए इसके साथ में और भी कुछ मिक्स करके और डिफरेंट टाइप का चीज को मिलक बनाया गया है। अमोनियम नाइट्रेट बेस जो एक्सप्लोसिव जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक एक्सप्लोसिव है, उसके बाद इसमें फोइल और मिला लीजिए तो एनफो इसके बेसिस पे एक्सप्लोसिव है, दूसरा स्लरी एक्सप्लोसिव है, और तीसरा इमल्सन एक्सप्लोसिव है, जो ज्यादातर यूज में होता है। अमोनियम नाइट्रेट बेस का ये तीन एक्सप्लोसिव ज्यादातर यूज में है। जो नाइट्रोग्लिसरीन बेस का जो एक्सप्लोसिव है, जो मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव हो तो ब्लास्टिंग जिलेटिन है, उसके बाद डायनामाइट है। एक्चुअली ये नाइट्रोग्लिसरीन के परसेंटेज पे, इसमें 93 से 95% के आसपास में नाइट्रोग्लिसरीन रहता है जी। इसमें हम लोग पढ़े 75% के आसपास नाइट्रोग्लिसरीन रहता है, और बाकी कीसल सॉइल रहता है। कल हम लोग इसको देखे थे, कीसल गुड सॉइल। तो उसके बाद कुछ एक्सप्लोसिव है जिसमें कि दोनों मिक्स रहता है, एजी भी रहेगा, अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन बेस यही है। इसी बेसिस पे ओसीजी भी, ओपन कास्ट चिलीनाइट बोला जाता है, ओसीजी। ये सारा एक्सप्लोसिव जो है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है, जैसे नेवेली लिग्नाइट के एग्जाम में शायद ये पूछा था, डायनामाइट किस बेस का एक्सप्लोसिव है, तो इसका आंसर नाइट्रोग्लिसरीन बेस याद रखना होगा। स्लरी, इमल्सन, एनफो, ये सब किस बेस का एक्सप्लोसिव है, अमोनियम नाइट्रेट बेस का। इसमें अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल में क्या है, कोई डीजल, जनरली डीजल ऑयल रहता है। ये तीनों का जो अलग अलग फीचर्स है, स्लग एनफो का डिमेरिट क्या था कि वाटर रेसिस्टेंट नहीं था, ये वाटर के अगेंस्ट में वेरी पुअर रेसिस्टेंट था, मतलब कि पानी वाला होल के लिए बिल्कुल फिट नहीं था। वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए स्लरी एक्सप्लोसिव बनाया गया। स्लरी एक्सप्लोसिव का डिस्ट्रीब्यूशन फीचर क्या था, इसमें थिकनिंग एजेंट और इसमें जो है क्रॉस लिंकिंग एजेंट मिला गया, क्रॉस लिंकिंग और थिकनिंग एजेंट, ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर था। उसके बाद इमल्सन एक्सप्लोसिव का जो इसमें क्या है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट के विषय में हम लोग आगे अब ये पढ़ेंगे। इस बीच में देख लेते हैं किसी का कोई क्वेरी या कोई मैसेज नहीं ना है, किसी को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई मैसेज नहीं है व्हाट्सएप पर किसी का कोई। कोलेडियन कॉटन भी एक्सप्लोसिव भी है। कोलेडियन कॉटन का यूज हम लोग इसमें करते हैं, ये ब्लास्टिंग जिलेटिन में करते हैं। ये सब केमिकल का नाम है, उतना डिटेल में तो जाने का जरूरत नहीं है। कोलेडियन कॉटन भी जस्ट एक कोलेडियन कॉटन, ये सेल्यूलोज पे उसका एक्सप्लोसिव है, नाइट्रोसेल्यूलोज, इसी का दूसरा नाम जो है कोलेडियन कॉटन है। ये सेलुल एक्सप्लोसिव का और भी बेंजीन बेस है, ग्लिसरीन बेस है और सेलुलोज बेस है। सेलुलोज बेस का जो ये एक्सप्लोसिव है उसको नाइट्रोसेल्युलोज, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज,
ये सेलुलोज बेस का एक्सप्लोसिव जो है जनरली ये गन वगैरह में यूज किया जाता है। ये हम लोग जो है माइंस में नाइट्रोग्लिसरीन और सॉरी ग्लिसरीन और ये अमोनियम नाइट्रेट बेस का एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। लेकिन ये ब्लास्टिंग जिलेटिन में थोड़ा सा ये नाइट्रोसेलुलोज या कोलेडियन कॉटन को मिक्स करता है। नाइट्रोसेल नाइट्रोसेलुलोज जो है एक्चुअली ये सेलुलोज और HNO3 को मिक्स कराने से बनता है। हम लोग आते हैं उसमें। ये के पूछ रहा है ये सब केमिस्ट्री का है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने का भी जरूरत नहीं। सेलुलोज को नाइट्रिक एसिड से HNO3 से रिएक्शन कराने के बाद ये नाइट्रोसेल्युलोज बनता है। इसी का नाम नाइट्रो कॉटन है और इसी को कहीं पर कॉलोडियन कॉटन भी होता है। ये सब हाई एक्सप्लोसिव ही है और इसको बोलते हैं सेलुलोज बेस्ड एक्सप्लोसिव। सेलुलोज बेस कोल माइंस में ये ज्यादा यूज नहीं है, गन फैक्ट्री सब में वो सब में ज्यादा यूज होता है। और ब्लास्टिंग जेलेटिन में बीजी में जो है हम लोग इसको मिलाते हैं। 93 से 95% तो एनजी रहता है और प्लस इसके बाद जो रहता है ये कोलेडियन कॉटन या इसी को नाइट्रोसेल्युलोज बोलते हैं। ठीक है, ये जो तीन चार बेस था वो, अब हम लोग आते हैं इमल्सन एक्सप्लोसिव पर। एक्चुअली इमल्सन का जरूरत पड़ता है। इमल्सन का मतलब होता है दो लिक्विड जो आपस में जनरली नहीं मिल सकता है उसको मिलाने के लिए अलग से कुछ केमिकल मिलाते हैं, और जिस केमिकल को मिलाते हैं उस केमिकल का नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट। मैसेज कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए दो लिक्विड, ये ऊपर में दिख रहा है ऑयल है, नीचे में वाटर है। ये दोनों जनरली क्या है, मिक्स नहीं होता है। वाटर ऊपर रह जाता है, सॉरी वाटर नीचे रह जाता है, ऑयल ऊपर रह जाता है। इसको यदि मिक्स कराना है तो मिक्स करने के लिए एक केमिकल मिलाना पड़ता है। जिस केमिकल को मिलाते हैं जो कि जिससे कि इंटीमेट मिक्सिंग हो उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, ये दोनों के बीच के सरफेस टेंशन को कम कर देता है और उसके बाद ये जो अलग अलग है फेज में, ये अलग अलग फेज में, एक ऊपर है एक नीचे है, ये दोनों ऐसे ऐसे मिक्स हो जाता है। जैसे हम लोग का कपड़ा का मैल उल मिलाने के लिए हम लोग जिस चीज को यूज करते हैं वो सर्फ यूज करते हैं। सर्फ एक्चुअली वो सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट है या इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का दूसरा नाम जो है सर्फेक्टेंट है। इमल्सिफाइंग एजेंट, ये मिलाने से क्या होता है कि दो लिक्विड जो आपस में मिल नहीं रहा है, इसको मिलाने पर क्या होता है, ये दोनों के बीच में इंटीमेट मिक्सिंग होता है। क्या होता है, इंटीमेट मिक्सिंग होता है। ये इंटीमेट मिक्सिंग इमल्सन के केस में ऑयल वाटर या वाटर ऑयल होगा। एक्सप्लोसिव के केस में हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को और कोई जो डीजल ऑयल रहता है उसके बीच में मिक्स करने के लिए, ये जैसे देख रहे हैं इमल्सन बनने के बाद दो आ, दो टाइप का इमल्सन है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसको आगे और देखते हैं इमल्सन में क्या है इसका। ये सब भी इमल्सन का ही पिक्चर है। इमल्सन मीन्स ये सब ज्यादा केमिस्ट्री का है, ज्यादा डिटेल में उसमें जाने का जरूरत नहीं। हम लोग को सिर्फ इतना ही याद रखना है
इमल्सन एक्सप्लोसिव का विशेषता क्या है कि इसमें एक जो है इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, जिसको कि सरफेक्टेंट भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि दोनों के बीच में इंटीमेट इंटीमेट मिक्सिंग करा देता है। इंटीमेट मिक्सिंग करा देगा तो दोनों मिक्स जो ऑक्सीडाइजर है उसके चारों तरफ में फ्यूल आ जाएगा। इसको देखिए इमल्सिफाइंग, ये दोनों में जब इंटीमेट मिक्सिंग हो जाता है, ऑक्सीडाइजर जो है, जो ऑक्सीडाइजर का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ से जो है कोयल ऐसे ऐसे घेर लेता है। ऑक्सीडाइजर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा। ऑक्सीडाइजर के चारों तरफ ऐसे ऐसे कोयल आ जाएगा। ऑक्सीडाइजर के बगल में ऐसे ऐसे कोयल आ जाएगा तो क्या होगा कि इंटीमेट, ये मिक्सिंग क्या है, इंटीमेट मिक्सिंग हो गया। अब क्या है कि इसको ऑक्सीडाइजर और फ्यूल ये दोनों के बीच में रिएक्शन थोड़ा सा इजी हो जाता है, बगल में ही फ्यूल मिल रहा है। और बाकी सेंसिटिविटी के लिए ये बीच बीच में एयर बबल भी रहता है। सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इस एक्सप्लोसिव में क्या रहता है, एयर बबल या माइक्रो बैलेंस रहेगा। उसके बाद सरफेक्टेंट रहेगा जो 1 से 3% या 1 से 4% दिया हुआ है। सरफेक्टेंट का काम है ये मिक्सिंग को इंटीमेट, मतलब कि अच्छा से मिक्स हो जाए, वो इंश्योर करना। इमल्सन एक्सप्लोसिव में मेन यही है, ऑक्सीडाइजर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 90 to 93%। डीजल ऑयल या फ्यूल जो रहेगा वो, या वैक्स जो रहेगा वो 9 से 4% है, 1 से 3% सरफेक्टेंट है। बाकी जो है एयर बबल्स, माइक्रो बबल्स या होलो एस्फेयर, ये जो है सेंसिटाइजर का काम करता है। एयर बबल्स वगैरह जब भी हम लोग इग्नाइट करते हैं तो ये हॉट स्पॉट क्रिएट करता है, एयर बबल्स और माइक्रो एस्फेयर, और उसके बाद जो है डिटोनेशन अच्छा होता है। तो हमको याद रखना है, स्लरी में क्रॉस लिंकिंग और थिकनिंग एजेंट, एन्फो में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल हो गया, और इमल्सन में सरफेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट रहता है, जिससे कि इंटीमेट मिक्सिंग हो जाता है। और मिक्सिंग इंटीमेट होगा तो रिएक्शन अच्छा होगा। इंटीमेट है, अच्छा मिला हुआ है तो रिएक्शन अच्छा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन वीओडी अच्छा मिलेगा। और वीओडी जो अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, बहुत स्पीड में वीओडी होगा तो ब्रेकिंग अच्छा होगा, रॉक अच्छा से टूटेगा। तो ये एडवांसमेंट्स का सिलसिला यदि देखेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, एन्फो के बाद स्लरी हुआ, स्लरी के बाद जो है, स्लरी के बाद इमल्सन एक्सप्लोसिव, उसके बाद का अमोनियम नाइट्रेट बेस में। और ये सबसे ज्यादा यूज ये स्लरी एक्सप्लोसिव हो रहा है। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में जो स्लरी यूज करते हैं हम लोग, उस स्लरी में थोड़ा नाइट्रोग्लिसरीन मिलाया जाता है। पर्पस ये है, इस स्लरी एक्सप्लोसिव जो है नॉन कैप सेंसिटिव है। इन जनरली क्या है, नॉन कैप सेंसिटिव है, मतलब कि ये जो है डिटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट नहीं होता है। इसको ब्लास्ट करने के लिए क्या चाहिए, बूस्टर चाहिए। और अंडरग्राउंड माइंस में बूस्टर का यूज नहीं होता है, वहां चूंकि डिटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट करते हैं, इसलिए स्लरी एक्सप्लोसिव को कैप सेंसिटिव बनाने के लिए हम लोग उसमें एनजी में नाइट्रोग्लिसरीन मिक्स करते हैं। और तब जो अंडरग्राउंड में जो स्लरी यूज होता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन भी मिक्स रहता है, जिससे कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बन सके। इमल्सन एक्सप्लोसिव में वही है, बाकी वो पिक्चर सब था। हम लोग आगे कुछ फीचर्स है, जैसे हाई, इसका वीओडी जो है स्लरी से भी अच्छा वीओडी मिलेगा। हाई वाटर रेसिस्टेंस है, फ्यूम्स इसमें कम बनेगा। हीट और इम्पैक्ट का वैसा ऐसा नहीं कि हीट और इम्पैक्ट लो सेंसिटिविटी है। विस्कोसिटी अच्छा है, एक्सेलेंट काम करता है, वाटरी होल्स के लिए भी काम करेगा। बाकी कुछ वैसा नहीं। एप्लीकेशन हम लोग माइंस में, कोल माइंस, मेटल माइंस में यूज करते हैं, टनलिंग में, सिंकिंग में। बाकी कुछ इसके बाद ये बूस्टर हम लोग शायद प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। बूस्टर का जरूरत, ये जैसे बूस्टर पिछले क्लास में देखे थे, बूस्टर का जरूरत जहां पर कहां पर पड़ता है, जो एक्सप्लोसिव कैप सेंसिटिव नहीं है वो क्या होता है, नॉन कैप सेंसिटिव,
नॉन कैप सेंसिटिव या बूस्टर सेंसिटिव होगा, और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग इस टाइप का डिवाइस, इसको बूस्टर का यूज करते हैं। बूस्टर बेसिकली क्या है, पीईटीएन प्लस टीएनटी का मिक्सचर है, ये बेसिकली इसके मिक्सचर है, और ये अलग अलग ग्राम में 150 ग्राम या 200 ग्राम का आता है। पहले डिटोनेटर से ये बूस्टर ब्लास्ट होगा, बूस्टर के बाद फिर जिस होल में ये बूस्टर डाला हुआ है, जो उसमें जो स्लरी या इमल्सन एक्सप्लोसिव है वो ब्लास्ट होगा। मतलब कि बूस्टर का यूज करते हैं जो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है उसको ब्लास्ट करने के लिए। इसके बाद इस बीच में और कोई क्वेरी किसी का नहीं है ना? कार्ट्रिज फॉर्म का यूज कब किया जाता है? उसका अर्थ है सर, कोलोडियन कॉटन क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है? कोलोडियन कॉटन एक तरह का एक्सप्लोसिव है, उसको पता है। कोलोडियन कॉटन क्या है, नाइट्रो सेलुलोज बेस का एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव जिसका यूज उसको मिलाता है, ये ऐसे डायरेक्ट भी इसका एज एक्सप्लोसिव, लेकिन माइनिंग में जो हम लोग यूज करते हैं वो ब्लास्टिंग जिलेटिन एक्सप्लोसिव में इसका मिक्स करके केमिकल है, जैसे एक एक्सप्लोसिव केमिकल है, इतना ही जानिए। कार्ट्रिज फॉर्म का यूज कब किया जाता है? कार्ट्रिज फॉर्म का यूज कब किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेरी। देखिए, कोई भी एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज फॉर्म या बल्क फॉर्म में यूज करने के लिए क्या है कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा यूज है, ह्यूज अमाउंट में एक्सप्लोसिव का यूज है, ट्रक का ट्रक एक्सप्लोसिव चाहिए। जैसे ओपन कास्ट माइंस में जो यूज होता है, एक एक दिन में कुछ कुछ माइंस में तो 100 टन भी एक्सप्लोसिव हो जाता है, एक दिन में 100 टन। और छोटा छोटा माइंस में 12 टन, तो मिनिमम 12 टन 24 टन ऐसे ऐसे यूज होता है। तो जहाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव यूज होता है वो सब जगह पर क्या है कि कार्ट्रिज टाइप का एक्सप्लोसिव बनाकर, वो तो एनर्जी का वेस्टेज है ना, कि उतना कार्ट्रिज बनाइए फिर। इसलिए जहाँ ज्यादा एक्सप्लोसिव का यूज है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बल्क एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं। बल्क मतलब कि सीधा ट्रक पे ही एक्सप्लोसिव को लाइए, ट्रक पे इंग्रेडिएंट्स को लाते हैं, यहीं पर मिक्स करते हैं, मिक्स करके होल पाइप से हम लोग होल में ले जाते हैं, वो बल्क एक्सप्लोसिव हुआ, उसको हम लोग बीएमटी बोलते हैं, बल्क मिक्स डिलीवरी व्हीकल। तो बल्क एक्सप्लोसिव जो ज्यादा यूज है वहां, उसके बाद जहां पर कम यूज है, छोटा मोटा क्या बोलते हैं, ये 100 केजी बारूद का जरूरत है, 200 केजी बारूद का जरूरत है, 500 केजी हल्का फुल्का अमाउंट में इतनी जरूरत है। तो क्या है कि ये ट्रक जब भी आता है तो जनरली ये अलग अलग रेंज का आता है, कभी कुछ 6 टन का गाड़ी है, कुछ 12 टन का गाड़ी है, उससे बड़ा भी होता है। तो ये 6 टन 12 टन का गाड़ी जैसे हम लोग के यहाँ जनरली आता है, तो ये अब इतना कंजम्पशन नहीं है, थोड़ा सा कंजम्पशन है, तो उस केस में हम लोग कार्ट्रिज फॉर्म, जैसे कि ये जो दिख रहा है कार्ट्रिज फॉर्म का एक्सप्लोसिव है, तो कार्ट्रिज फॉर्म का यूज तब करते हैं जबकि हम लोगों को आइदर कम छोटा, मतलब छोटा पैच का ब्लास्टिंग करना उस केस में, और दूसरा कि एक कभी कभी ये होता है कि पैच बड़ा है लेकिन हमारे पास एसएमएस का अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब कि साइट में स्लरी या बल्क एक्सप्लोसिव किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कार्ट्रिज फॉर्म के एक्सप्लोसिव को यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस में तो कार्ट्रिज फॉर्म वाला ही हमेशा यूज होता है, वहां पर बल्क सिस्टम से डिलीवरी नहीं होता है। अंडरग्राउंड माइंस के लिए हमेशा कार्ट्रिज फॉर्म वाला ही एक्सप्लोसिव को यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर लिए कि ये ब्लास्टिंग जिलेटिन जो है क्या है, ये हमारा नाइट्रो ग्लिसरीन बेस का एक्सप्लोसिव है। ये 1875 में कौन ने ये अल्फ्रेड नोबेल इसको डेवलप किया था। 93 से 95% एनजी, और बाकी क्या है, कोलेडियन कॉटन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, नाइट्रो सेलुलोज। नाइट्रो सेलुलोज, और ये बना कैसे, बना ये सेलुलोज का नाइट्रेशन कराने से, मतलब उसमें HNO3 से रिएक्ट कराने के बाद। सेलुलोज एक सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका C6H12O5 और ये N, इस टाइप से इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये है सेलुलोज का। लेकिन ये केमिस्ट्री इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग
HNO3 से, तब ये बनता है हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज, या इसी को बोलते हैं कोलेडियन कॉटन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड का जितना भी एक्सप्लोसिव वो वाटर हाईली वाटर रेसिस्टेंट होता है, और ये हॉट कंडीशन में इसमें बहुत गर्म में रहेगा, तो ये कार्ट्रिज से देखिएगा कि बाहर बाहर जो है स्वेटिंग हो रहा है, पसीना जैसा निकलता है। दूसरा है कि इसमें थोड़ा सा फ्यूम्स जो है, प्लास्टिक फ्यूम्स, नॉक्स नॉक्स वगैरह मिलता है, इसलिए अच्छा वेंटिलेशन एरिया में इसको यूज करना है। एक्सेलेंट स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है। एक ओपन कास्ट जिलिजनाइट है, OCG, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ये मिक्स है। ये भी गुड वाटर रेसिस्टेंट है, और ये आयरन और क्वारी में यूज होता है। तो बेसिकली हाई एक्सप्लोसिव में हम लोग BG, OCG, डायनामाइट यही सब यूज करते हैं। उसके अलावा एक एन्फो और इमल्सन, ये दोनों को मिक्स करके, इमल्सन प्लस एन्फो, ये दोनों को मिक्स करके एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंडफो, या इसी को बोलते हैं हेवी एन्फो। इसका रेशियो अलग अलग है, 50-50, 50 इमल्सन 50 एन्फो, या 70 इमल्सन 30 एन्फो, ये अलग अलग रेशियो में इसको बनाते थे। हैंडफो मीन्स इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, हैंडफो एक्सप्लोसिव मीन्स की एन्फो और इमल्सन का ये मिक्सचर है, अलग अलग रेशियो में ये बनता है। अब हम लोग इसके बाद आते हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव पे आते हैं। उधर जो एक्सप्लोसिव का जो देशमुख साहब का जो वो कंटेंट्स था वो लगभग हो गया है। परमिटेड एक्सप्लोसिव आप लोग एग्जाम में भी बहुत पढ़े हैं। परमिटेड एक्सप्लोसिव को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या है वो सबको पता है। जैसे परमिटेड एक्सप्लोसिव को जो CMR 2017 में जो डिफाइन किया गया है, या 1957 में भी वही डिफिनेशन था, सेम डिफिनेशन को रिपीट किया गया है। परमिटेड एक्सप्लोसिव मीन्स एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर्ड बाय सच एंड such firm and of such type as the chief inspector may from time to time specify in जनरल और स्पेशल। मतलब ये सिर्फ जानिए कि चीफ इंस्पेक्टर यानी कि DGMS द्वारा जिस एक्सप्लोसिव को परमिटेड के लिस्ट में डाल दिया गया वो परमिटेड एक्सप्लोसिव होगा। लेकिन परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिस्ट में DGMS उसी को डालता है जो एक्सप्लोसिव सिम्फर द्वारा गैलरी टेस्ट में पास होता है। गैलरी टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस में जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो क्योंकि वहां पर क्या मीथेन रहता है, तो ये मीथेन CH4 रहेगा, तो मीथेन के अगेंस्ट में दूसरा कोल डस्ट रहेगा। तो ये दोनों चीज के अगेंस्ट में जो हम लोग का एक्सप्लोसिव है वो सेफ होना चाहिए। मतलब मीथेन निकलता है तो वहां पर मीथेन के कारण कोई एक्सप्लोजन ना हो। इसके सेफ्टी के इंश्योर करने के लिए जो है गैलरी टेस्ट से हम लोग एक्सप्लोसिव को पास करते हैं, और वो वहां पर गैलरी टेस्ट में यदि सक्सेसफुली टेस्ट हो जाता है तो फिर परमिटेड के लिस्ट के लिए DGMS के पास आता है। DGMS फिर उसको गैजेट नोटिफिकेशन में सर्कुलेट करता है। और इस टाइप से परमिटेड एक्सप्लोसिव का जो है, जैसे ये कार्ट्रिज में देख रहे हैं, परमिटेड एक्सप्लोसिव अलग अलग टाइप के हैं। इंडिया नहीं, परमिटेड एक्सप्लोसिव को 5 कैटेगरी में रखा गया, P1, P2, P3, P4 एंड P5। ये सब में कुछ कुछ डिफरेंस है। इसमें क्या है, सिंपल स्टार्टिंग में अब ये CH4 के रहते हुए में कोई एक्सप्लोजन ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज में मेनली क्या करते हैं हम लोग, कुछ कूलिंग एजेंट को मिलाते हैं। क्या करते हैं, कूलिंग एजेंट को। कूलिंग एजेंट को मिलाने से क्या होगा कि ब्लास्टिंग के बाद जो हम लोगों का गैसेस बनता है वो गैसेस के टेम्परेचर को लो करेगा, गैसेस के टेम्परेचर को लो करेगा। और टेम्परेचर को कहाँ तक लाना होगा, जो हमारा CH4 का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 650 डिग्री से 750 डिग्री के बीच में लगभग होता है।
तो ब्लास्टिंग के बाद जो है यदि जो गैसेस का टेम्परेचर ये 650 डिग्री से 750 डिग्री है, इससे कम अगर रहेगा, यदि 500 डिग्री 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तो उस केस में क्या है कि चूंकि मीथेन में इग्निशन नहीं होगा, मीथेन में इग्निशन नहीं हुआ तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कूलिंग एजेंट को मिलाते हैं। दूसरा क्या है कि मीथेन का एक और प्रॉपर्टी है लैग ऑन इग्निशन। लैग ऑन इग्निशन, ये याद रखिए, लैग ऑन इग्निशन का मतलब होता है, किसी भी चीज का लैग ऑन इग्निशन का मतलब यह है कि उस चीज में जब हम लोग फ्लेम, सोर्स ऑफ फ्लेम लगाते हैं या हीट लगाते हैं, तो इमीडिएट वो जलना स्टार्ट नहीं करता है, सर्टेन टाइम गैप के बाद जलना स्टार्ट करता है। तो वो जो टाइम गैप या टाइम इंटरवल है, जो कि सोर्स ऑफ हीट अप्लाई करना और उसके बाद जो उसमें फ्लेम पकड़ेगा या फायर पकड़ेगा, उस टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं लैग ऑन इग्निशन। लैग ऑन इग्निशन का मतलब क्या हुआ कि टाइम इंटरवल बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ सोर्स एंड एक्चुअल इग्निशन, मतलब कि इसमें इग्निशन स्टार्ट, जलना स्टार्ट हो और एप्लीकेशन जो सोर्स ऑफ हीट दिए, ये दोनों के बीच का किसी भी चीज में, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में ही हम लोग क्या है, जैसा ही फ्लेम लाते हो इसे जलना स्टार्ट नहीं करता, लकड़ी थोड़ा लेट से जलना स्टार्ट करता है। सेम चीज पेट्रोल है, जैसे ही लाते हैं तुरंत जल जाता है, तो पेट्रोल का लैग ऑन इग्निशन कम है, लकड़ी का लैग ऑन इग्निशन ज्यादा है। कोयला को जलाते हैं, बहुत देर तक, बहुत देर के बाद फ्लेम पड़ता है तब, तो उसका लैग ऑन इग्निशन कम है। सिमिलरली मीथेन का जो लैग ऑन इग्निशन है, दूसरा डिपेंड करता है लैग ऑन इग्निशन की आपका सोर्स ऑफ हीट क्या है। ज्यादा हीट दीजिएगा तो लैग ऑन इग्निशन क्या है कि कम होगा, बहुत ज्यादा हीट दीजिएगा तो थोड़ा जल्दी फायर पकड़ सकता है, लेकिन हीट यदि हम लोग कम देंगे तो फायर जो है थोड़ा लेट से पकड़ेगा, या इग्निशन जो है थोड़ा सा लेट से होगा। तो ये मीथेन का जो लैग ऑन इग्निशन है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सोर्स ऑफ हीट, यदि मीथेन में यदि हम लोग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर देते हैं, हीट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में बोलता है कि इसका जो लैग ऑन इग्निशन है वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में पकड़ेगा। दूसरा यदि 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम लोग हीट दे रहे हैं तो 10 सेकंड। तो यदि हमारा फ्लेम का टेम्परेचर 650 के आसपास है या कम है, तो ये 10 सेकंड तक तो फ्लेम नहीं पकड़ेगा। अगर इस बीच में यदि हम लोग ठंडा कर देते हैं गैस को, तो क्या है कि हमारा एक्सप्लोसिव जब ब्लास्ट होगा तो आसपास में गैस भी है, तो उसमें जो है एक्सप्लोजन होने का चांसेस कम है। तो ये गैस में एक्सप्लोजन नहीं हो, इसीलिए जो है, या कोल डस्ट का एक्सप्लोजन नहीं हो, इसको इंश्योर करने के लिए ये P1 से लेकर P5 तक एक्सप्लोसिव का डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट जो है P1 है, दूसरा जो था P2 था। P2 जो है हमारा क्या है, एक्चुअली ये सीथेड एक्सप्लोसिव है। इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज है, इसके ऊपर में हम लोग 3 mm का, इस कार्ट्रिज के ऊपर में हम लोग 3 mm का सीथ लगा देते थे। 3 mm का क्या करते थे, सीथ लगाते थे। जैसे ये सीथ का, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में दिख रहा होगा, इसके ऊपर में जो है, अंदर में एक्सप्लोसिव है, ऊपर में जो है ये 3 mm का सीथ है, कवर। और ये सीथ जो है जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट का रहता है, NaHCO3 का, जो कि डिकम्पोज होने के बाद, ये सीथ जो है डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद इसमें CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और Na2CO3, ये डिकम्पोज होगा तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इसका लेयर बन जाएगा। जब ये ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने के बाद इसके पास ये Na2O3 CO2 और H2O, इसमें CO2 और H2O क्या है, ये दोनों आग बुझाने का काम करेगा। तो ये दोनों के कारण क्या होता है कि वहां का एटमोस्फेयर जो है कूल होता है। तो ये कूल होने से क्या होगा, कूल होगा ब्लास्टिंग के बाद, तो इससे जो गैस जनरेट हुआ है उसको ये CO2 और H2 का एक ब्लैंकेट लेयर बना देगा, वो कूल होगा। लेकिन इसमें डिमेरिट क्या था कि जब हम लोग होल में इस टाइप के एक्सप्लोसिव को डालते थे तो ये लेयर फट जाता था। यदि ये लेयर फट गया तो उस कंडीशन में क्या है कि इसका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ P2, ये सीथ वाला एक्सप्लोसिव क्या था, सीथ वाला एक्सप्लोसिव P2 था। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसमें क्या हुआ, P3 कर दिया गया। P3 में क्या हुआ कि नहीं भाई, इसको जो है अलग से नहीं, आपका जो एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन है
उसी में जो है कूलिंग एजेंट या NaHCO3 जितना मिलाना चाहते हैं उसको मिला दीजिए, वो साथे साथे ब्लास्ट होगा। तो इस टाइप का जो साथे साथ वाला जो हुआ उसका नाम दिया गया इक्विवेलेंट सीथेट। और उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो अल्ट्रा सेफ और ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, उस टाइप का एक्सप्लोसिव का डेवलपमेंट के बाद हुआ। इस बीच में कुछ क्वेरी है तो एक बार फिर देख लेते हैं किसी का मैसेज। P2 एक्सप्लोसिव जो है इंडिया में न बनता है न कहीं यूज होता है। आज के डेट में यूज तो सिर्फ जो है क्या परसेंजीत हैंडब्रिज किया था, फिर सही करते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम लोग P2 एक्सप्लोसिव जो है इंडिया में नहीं बनता है। दो एक्सप्लोसिव इंडिया में नहीं है, एक तो याद रखिए P2 और P4, जो इवन नंबर में दोनों एक्सप्लोसिव है वो इंडिया में नहीं बनता है। पहला P1 जो देखे उसमें मिक्स कूलिंग एजेंट को मिलाते थे, दूसरा में लेयर था, तीसरा में फिर इक्विवेलेंट सीथेट पे है, और चौथा एक्सप्लोसिव जो है वो P4 है। P4 जो कि वो भी इंडिया में नहीं बनता है, और उसको हम लोग अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव बोलते हैं। अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव है क्या। ऐसे अल्ट्रा सेफ का मतलब क्या है, मतलब जो बहुत ज्यादा सेफ हो। अल्ट्रा सेफ मतलब कि बहुत ज्यादा सेफ हो, और बहुत ज्यादा सेफ का जरूरत, तो उसके लिए एक अप्रोच तो था कि एक्सप्लोसिव में कूलिंग एजेंट बहुत मिला दीजिए, कूलिंग एजेंट बहुत मिला दीजिए। तो इसका क्या, इससे लेकिन हो क्या रहा था कि एक्सप्लोसिव का पावर कम जा रहा था। ज्यादा कूलिंग एजेंट मिला दीजिएगा तो क्या हो जाता है, उसका पावर कम जा रहा था। पावर कम जाएगा तो क्या होगा, हमारा ब्लास्टिंग अफेक्टेड होगा। एक अप्रोच तो ये था अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव बनाने का कि उसमें कूलिंग एजेंट सफिशियंट मिला दीजिए। कूलिंग एजेंट में जैसे बेस्ट कूलिंग एजेंट है NaCl, बाकी NH4Cl कोई भी सॉल्ट मिलाने के लिए बोलता है। दूसरा अप्रोच था अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव बनाने का, एक डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये कंसेप्ट है, खाली समझ लीजिए। कुछ चीजें जो इसमें डिस्कस करेंगे वो आपको एक बार याद रहेगा। जैसे अंडरग्राउंड में जो हम लोग ये डीले डिटोनेटर के साथ जो यूज करते हैं, उसमें जब जैसे ये फेस है, फेस में जैसे एक 0 नंबर डीले नीचे लगा है, 1 नंबर डीले यहाँ लगा है, 2 नंबर डीले मान लीजिए कि यहाँ लगा। अब जब हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 0 नंबर जो है, जैसे ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के साथ साथ इसके स्टेमिंग को काट लिया। तो अब ये होल क्या है कि ये होल जो है कट गया, यहाँ से कट गया, और इसका एक्सप्लोसिव जो है बिल्कुल, अब ये ब्लास्ट हो रहा है तो ओपन में ब्लास्ट हो रहा है। तो ये जो एक होल को, मतलब कि अर्लियर होल के, एक बार फिर इसको समझिए। जैसे मान लिया कि 0 नंबर होल यहाँ है, 1 नंबर होल जो है यहाँ पर था। अब 0 नंबर को ब्लास्ट किए तो ये अपना ब्लास्ट हुआ, और साथ ही इसका जो स्टेमिंग वाला पार्ट था उसको भी ब्लास्ट कर दिया, और यहाँ पर इसका एक्सप्लोसिव रखा हुआ था। तो ऐसा जो होल का कटना हुआ, जो दूसरे होल को काट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ कंडीशन। तो कट ऑफ क्या है वो समझिए। कट ऑफ का मतलब ये हुआ कि अर्लियर डिले द्वारा, सो मैंने क्या पर सर इक्विवेलेंट और अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव में क्या डिफरेंस है, वही समझा रहे हैं। इक्विवेलेंट में क्या किए, जो इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव था उसमें हम लोग क्या किए, जो सीथ का जो मटेरियल था NaHCO3, वो NaHCO3 को
हम लोग कंपोजिशन में ही मिला दिए। जो अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव का दो अप्रोच था, एक कूलिंग एजेंट का मिलाना और दूसरा अप्रोच को समझिए, फिर आपको अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव। अल्ट्रा सेफ मतलब कि मच सेफ, बहुत सेफ एक्सप्लोसिव, और इसके लिए दो अप्रोच था, एक कूलिंग एजेंट और दूसरा डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन वाला अप्रोच को समझिए तो समझ में आ जाएगा कि अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव क्या होता है। तो इसमें अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव क्या है, ये एक्सप्लोसिव एक्चुअली दो जगह पर सेफ होना चाहिए। एक कट ऑफ कंडीशन में जो ओपन फायरिंग होगा ये इस जगह पर ये सेफ होना चाहिए कट ऑफ कंडीशन में। दूसरा कि कहीं पर क्रैक्स वगैरह मिलता है, क्रैक्स मिलता है और फीजर्स मिलता है, तो उस क्रैक्स और फीजर, जैसे ये होल है, होल जो है अंडरग्राउंड का होल है, होल में यदि मान लिया कि कोई क्रैक है, तो अंडरग्राउंड में जानते हैं कि क्रैक वगैरह यदि है तो उसमें क्या हो सकता है कि CH4 हो सकता है। तो क्रैक्स और फीजर्स ये दोनों जगह पर हमारा एक्सप्लोसिव कैसे सेफ होगा, इसके लिए जो डिजाइन किया गया वो अल्ट्रा सेफ, वही अल्ट्रा सेफ। और इसके अगेंस्ट में अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव कैसे सेफ्टी देता है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ये इसमें क्या किया गया कि एक्सप्लोसिव को ऐसा डिजाइन किया गया कि जब ये पूरी तरह से कन्फाइंड स्टेज में हो, एक सेकेंड इसको समझाते हैं। अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव में ऐसा कंसेप्ट लगा है कि हमको ये दो चीज का डर था, एक कट ऑफ कंडीशन का, दूसरा क्या है कि क्रैक्स फिगर में यदि मिथन मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओपन फायरिंग होगा। ओपन फायरिंग का मतलब क्या, कि हमारा जो है बारूद जो है बिल्कुल ऐसे खुले में फूट रहा है, होल जो है कट गया, कटने के बाद बारूद जो है खुला में फूट रहा है, तो ओपन फायरिंग होगा। वहां पर CH4 है या होल जो है किसी क्रैक से मिल गया उसमें CH4 है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा एक्सप्लोजन होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ब्लास्ट एक्सप्लोसिव जो ब्लास्ट होगा तो उससे एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसके लिए जो अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव जो डिजाइन किया गया है, इसमें ये कंसेप्ट को लाया जाए कि ऐसा कुछ डिजाइन किया जाए कि एक्सप्लोसिव जब प्रॉपर कन्फाइनमेंट में हो, एक्सप्लोसिव जब प्रॉपर कन्फाइनमेंट में हो तो वो पूरे ताकत के साथ ब्लास्ट करे, और यदि कन्फाइनमेंट रिमूव होता है तो वो जो है पूरा ताकत से ब्लास्ट नहीं करे, मतलब वो पार्शियली ब्लास्ट करे। और ये कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है, इसको प्रॉपर घेरा, मतलब कि यदि ये होल में है और होल में है और ये पूरा स्टेमिंग के साथ में ब्लास्ट हो रहा है, तो पूरा एनर्जी से, मतलब कि ये फुल एनर्जी के साथ ब्लास्ट हो। और यदि ये ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में ये फुल एनर्जी के साथ ब्लास्ट ना हो, फुल एनर्जी से ब्लास्ट नहीं होगा तो हमारा क्या है कि ओपन फायरिंग भी होगा तो उसमें कोई डेंजर नहीं है। तो ये ये कंसेप्ट को इसमें डेवलप कैसे किया गया, इसके लिए क्या किया गया कि इसमें जो कंपोनेंट्स था उसमें एक था जैसे सोडियम NaNO3 को मिलाया गया, दूसरा अमोनियम क्लोराइड को मिलाया गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये दोनों घोल में रिएक्ट करके और ये बनाते हैं NH4 अमोनियम नाइट्रेट और प्लस NaCl कूलिंग का काम। और ये अमोनियम नाइट्रेट, फिर अमोनियम नाइट्रेट जो है फर्दर इस पे अमोनियम नाइट्रेट चूंकि खुद ये एक्सप्लोसिव है, ये फर्दर टूटेगा तो ये जो है N2 में प्लस H2O में, और ये फर्दर आउटपुट गैस में और हीट में ये टूटता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए यहाँ पर सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, और ये बनता है होल में ही। तो जब हम लोग होल में इसको ब्लास्ट करते हैं कोई डिटोनेटर से, तो उस समय जो रिएक्शन होगा तभी ये प्रॉपर कन्फाइनमेंट में रहेगा, मतलब कि ये होल में पूरा सील्ड रहेगा, तभी ये अमोनियम नाइट्रेट उसमें ये बन पाएगा। और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनने के बाद फिर वो टूटेगा, ब्लास्ट होगा, फिर ये बहुत सारा गैस मिलेगा, फिर ब्लास्ट करेगा। लेकिन किसी कारण से ये पहले वाला होल के कारण इसका स्टोमिंग टूट गया या कहीं पर क्रैक है, वो क्रैक से मिल गया, तो वहां पर क्या होगा कि ये प्रॉपर प्रेशर, इसको कन्फाइनमेंट या प्रेशर नहीं मिल पाएगा, उस कंडीशन में ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा।
तो होगा क्या कि इसके अलावा इसमें जो हल्का फुल्का नाइट्रोग्लिसरीन है उसके कारण थोड़ा बहुत जो एक्सप्लोसिव टूटेगा वो टूटेगा, लेकिन पूरा पावर डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट इसमें बनेगा ही नहीं, और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा नहीं तो ये फर्दर फुल स्ट्रेंथ से ये ब्लास्टिंग नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव में यही होता है, इसमें एक रिएक्शन का एक लेयर जो है वो होल में ही कंप्लीट होता है, और होल में ये अमोनियम नाइट्रेट होल में ही बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा? जब ये प्रॉपर कन्फाइनमेंट में रहेगा, और उस समय हम लोग डिटोनेटर को ब्लास्ट करेंगे इसमें, तब। अगर ये कन्फाइनमेंट हट गया तो ये बनेगा नहीं, और ये नहीं बनेगा तो न हल्का फुल्का जो नाइट्रोग्लिसरीन और डिटोनेटर है वो फूटेगा, उससे पूरा एनर्जी नहीं निकलेगा, और वो एनर्जी के कारण हमारा कोई CH4 का एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव को अल्ट्रा सेफ बनाने में ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मेन रोल था। बाकी एक मिनट देखिए, मुकेश कुमार क्या पूछ रहा है। हाँ मुकेश बोलिए। हाँ मुकेश बोलिए। सर ये P4 का बता रहे हैं सर। किसका बता रहे हैं? P4 एक्सप्लोसिव का। हाँ P4 एक्सप्लोसिव का। P4 ही अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव है, लेकिन ये जस्ट एक कंसेप्ट के लिए खाली समझ लीजिए। एग्जाम में ज्यादा से इतना कुछ पूछता नहीं है, वो पूछता है P2 सीटेड है, P3 इक्विवेलेंट सीटेड है, P5 जो है सॉलिड प्लास्टिक के साथ यूज होता है, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव P4 है। इतना ही पूछता है, थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हम लोग कर रहे हैं ताकि कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो याद रहे। तो अल्ट्रा सेफ में यही डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और ये अगर क्रैक्स वगैरह मिलता है तो उसमें ये पार्शियली डिटोनेट करेगा, तो जिससे क्या है कि मीथेन उथेन कुछ है तो उसमें कोई खतरा नहीं है एक्सप्लोजन का। बाकी जो P5 एक्सप्लोसिव है उसमें फिर क्या है, वो स्पेशली डिजाइंड है। P5 एक्सप्लोसिव ये एक्सप्लोसिव बॉस के लिए है। बॉस मीन्स की ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड, और इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग। तो ये सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए जो है P5 एक्सप्लोसिव है। और जो P5 एक्सप्लोसिव है इसमें कुछ नहीं, इसमें फिर पुराने कंसेप्ट पर NaCl है, और ये फाइनली मिक्स है, मतलब कि बहुत महीन करके मिक्स करके इसमें मिलाया जाता है, ताकि इसका जो सरफेस एरिया पर सीसी ये इतना मिक्स रहता है कि ये 1.84 मीटर स्क्वायर पर सीसी NaCl सोडियम क्लोराइड का इसमें ऐसा मिक्सिंग किया जाता है कि 1 सीसी सोडियम क्लोराइड जो है वो 1.84 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया देगा। मतलब NaCl का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा जो है वो, जैसे कोई ये बड़ा ब्लॉक है इसका सरफेस एरिया भी कम है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में ऐसे 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 तोड़ दीजिए तो टूटेगा, तो एक यहाँ लेयर हो गया, इसके चारों तरफ सरफेस हो गया, यहाँ सरफेस एरिया उसका जितना टुकड़ा टुकड़ा कीजिएगा उतना सरफेस एरिया बढ़ता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो कूलिंग इफेक्ट को इंश्योर करेगा NaCl। तो ये P5 एक्सप्लोसिव जो है ये फाइनली मिक्स करके मिलाएगा, मतलब बहुत फाइन मिक्सिंग, इसको बहुत चूर करके NaCl को मिलाया जाता है उससे, ताकि सरफेस एरिया बढ़े उसका, और सरफेस एरिया बढ़ने से कूलिंग का काम वो अच्छा करेगा। और P5 एक्सप्लोसिव जो है हमारा जो है वो किसके लिए है, वो एक्चुअली वो भी अल्ट्रा सेफ ही एक्सप्लोसिव बहुत सेफ है, लेकिन वो जो है सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए स्पेशली डिजाइंड है। और P5 एक्सप्लोसिव का जो वैसे तो कंपोजिशन हर एक्सप्लोसिव का यहाँ पर देखिए P1 का है, जो इंडिया में P1 P3 और P5 ये तीनों का कंपोजिशन ये टेबल में पूरा दिया हुआ है। मोस्ट हम लोग का P5 है, ये भी पूछेगा नहीं, और जहां पर भी आप कंपोजिशन देखिएगा वो टिपिकल कंपोजिशन रहता है। टिपिकल का मतलब क्या, कि वो एक एक्सप्लोसिव का ये एक टाइप का कंपोजिशन है। अब क्या है, कोई एग्जैक्टली उतना ही रहेगा, कोई नहीं, जैसे लिखा हुआ है 27 से 25%, तो 24 25 26 थोड़ा आगे पीछे भी रहेगा तो वो ब्लास्ट हो जाता है।
तो P5 का जो एक टिपिकल कंपोजिशन है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन जो है 14% रहता है, अमोनियम नाइट्रेट जो है P5 में 23% है, NaCl जो कि बोले कि फाइन मिक्सिंग रहता है वो 27% है। उसके बाद नाइट्रोचौक है, नाइट्रोचौक ये भी जो है नाइट्रोचौक भी जो है ये कूलिंग का काम करता है, इसका परसेंटेज 22% है। और बाकी जो है कुछ जो है घास पात इससे मिल जाता है, उसको बगासी बोलते हैं, मतलब घास पात पत्ता जो ये खर फस टाइप का मिलाया जाता है वो जो है लगभग 4% पाइस है। तो ये सब भी पूछेगा नहीं, हम लोगों को जो पूछने वाला पार्ट है वो सिर्फ ये जो टेबल है ये याद रखिए कि परमिटेड एक्सप्लोसिव ये ड्रिफ्टिंग साइमल्टेनियस फायरिंग या कोल में यूज होता है। P2 सीथेड, P2 के साथ में याद रखिए कि ये सीथेड एक्सप्लोसिव है और इंडिया में नहीं बनता है, ये भी याद रखना। इंडिया में नहीं बनने वाला में P2 है और P4 है। P3 इक्विवेलेंट सीथेड के साथ ये नाम याद रखिए, पूछेगा तो यही सब पूछेगा। P4 अल्ट्रासेफ एक्सप्लोसिव है और P5 जो है डिले फायरिंग या सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ये इतना चीज जो है याद रखने वाला चीज है। बाकी समझने के लिए कुछ कंसेप्ट वाला चीज हम लोग आगे फिर और देख लेते हैं। तो ये जो हम लोग देखेंगे डीजीएमएस जो किसी भी एक्सप्लोसिव को परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिस्ट में देती है, उसके लिए वो गैलरी टेस्ट एक्सप्लोसिव को पास करती है। और वो गैलरी में जैसे ये पिक्चर में देख रही है सिम्फर का गैलरी है, यहाँ पर वो जो अंदर में जो वो एक मिनट देखते पिक्चर में साफ दिख रहा है। हाँ ये इसको अथी लाते हैं। ये देख रहे ये गैलरी बना हुआ है, ये जो पाइपलाइन जैसा जो मोटा दिख रहा है ये गैलरी है, ये सिम्फर का गैलरी बना हुआ है। इसी गैलरी में एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट किया जाता है और बीच में कोल डस्ट और CH4 को डाल के और देखा जाता है कि वो एक्सप्लोजन हो रहा है कि नहीं। ये गैलरी टेस्ट से पास होना पड़ता है। ये जैसे गैलरी का पिक्चर देख रहा है सिम्फर का, उसी को दूसरे एंगल से ये लिया हुआ ये गैलरी है। और गैलरी ब्लास्टिंग जिस इंड से करते हैं वहां पर एक कैनन रहता है। कैनन एक्चुअली ये कैनन है, ये देख रहे हैं ये कैनन है। जब ब्लास्टिंग करना रहता है तो इसमें बारूद को डाल के यहाँ पर ये बारूद को डाल के इसको इसमें सटा देते हैं गैलरी के पास और उसमें ब्लास्ट करते हैं। फिर ऑब्जर्व किया जाता है दूसरे इंड से कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्सप्लोजन हुआ या नहीं हुआ। एक्सप्लोजन होगा तो धुआं धक्का से पता चल जाएगा। ये कैनन को जब सटाया तो यहाँ पर ये सटा हुआ है, वो गैलरी में सटा फिर वो ब्लास्ट होगा। ये गैलरी टेस्ट जो है, और गैलरी अंदर से ये इस टाइप से दिखता है। जो सिम्फर का गैलरी है उसी का पिक्चर है। हम एक बार वहाँ ट्रेनिंग में गए थे तो ये कुछ फोटो लिए थे। सर गैलरी टेस्ट क्या होता है? गैलरी टेस्ट में क्या है कि जैसे डीजीएमएस जो एक्सप्लोसिव को परमिटेड लिस्ट में डालेगा तो वो देखेगा ना कि वो CH4 रहने पर ऐसा तो नहीं है कि ब्लास्ट हो रहा है 4%, 5%, 6% पर। तो डीजीएमएस क्या करता है कि ये सॉरी सिम्फर क्या करता है कि गैलरी में यहाँ 8-9% के आसपास ये हम आगे डाटा बताते हैं 8% है शायद नेचुरल गैस है तो, और CH4 है तो 9.25% के आसपास इसमें मीथेन डालकर और ये किंड से इसमें एक्सप्लोसिव को डाल के ब्लास्ट करता है और देखता है कि इसमें एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सप्लोजन हो गया इसका मतलब कि टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब कि उसमें कूलिंग एजेंट कम है, फिर कूलिंग एजेंट को बढ़ाना पड़ेगा। टेस्ट का पर्पस यही है कि हमारा एक्सप्लोसिव जो है अंडरग्राउंड का जो गैसी एटमोस्फेयर है उसमें वो सेफ है कि नहीं। गैलरी टेस्ट का पर्पस यही है और ये गैलरी है उसका, ये कैनन बोलते हैं। और ये डाटा वगैरह कितना क्या है वो जैसे ये RDC का जो बुक है उसमें दिया हुआ है। वो जो गैलरी जो हम लोग दिखाया अभी उसका डायमीटर लगभग 1.52 है, उसका लेंथ 15 मीटर है और जिसमें से एक्सप्लोजन चैम्बर जो है वो 5.5 मीटर लंबा लगभग है। और उसमें जो गैस ये जैसा बताया कि 9+0.25 मतलब 9% के आसपास हम लोग सिर्फ मीथेन डालते हैं, या कोई नेचुरल गैस है तो 8% के आसपास उसको डाल के और उसमें कोल डस्ट भी डाल देते हैं। 85% के आसपास जो कोयला का डस्ट रहता है, तब उसको फिर हम लोग जो है एक्सप्लोसिव से कार्ट्रिज डाल के उसको ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने के बाद फिर देखा जाता है टेस्ट में पास होने के लिए फिर ये नियम है
इतना क्या रिजल्ट आएगा तो पास होगा। जैसे P5 एक्सप्लोसिव है तो एक भी इग्निशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो है 20 बार गैलरी में ब्लास्ट करेगा, 20 को शॉर्ट ब्लास्ट करेगा 20 बार, वो 20 में एक बार भी जो है एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सप्लोजन हो गया, गैस में आग लग गया, इसका मतलब वो फेल हो जाएगा। तो ये टेस्ट है, टेस्ट करके ये रिजल्ट का एनालिसिस करता है। तो ये सब ये डाटा सब, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, ये वाला ये आ सकता है कि जो P5 एक्सप्लोसिव जो है फर्स्ट डिग्री गैसी माइन में यूज करेंगे तो उसमें 1 kg से ज्यादा, 1000 ग्राम से ज्यादा एक होल में नहीं डालना है। सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसी माइन में यूज करेंगे तो 565 ग्राम से ज्यादा नहीं डालना है। फिर ये P1 P2 ये सब अभी यूज में नहीं है, P1 P3 तो ये याद नहीं रहेगा, आप खाली 565 और 1 किलोग्राम वाला याद रखिए। ये अगर फेल करना होगा कि टफ, बहुत टफ क्वेश्चन में ये सब पूछता है, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डिग्री गैसी माइन में P5 एक्सप्लोसिव जो है मैक्सिमम 1 kg डाल सकते हैं, सेकेंड और थर्ड डिग्री में 565 ग्राम ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड के साथ। तो अभी सब जगह सॉलिड ब्लास्टिंग हो रहा है, कट ब्लास्टिंग कहीं है नहीं, इसलिए ऊपर वाला डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो डाटा लेकिन याद रखना होगा, ये दो डाटा इंपॉर्टेंट है सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए 1 किलो, और ये डिग्री 2 और सेकंड में यदि सॉलिड ब्लास्टिंग है तो 565 ग्राम। ये जो डाटा है क्या है, पर होल है, मतलब कि एक होल में हम लोग उतना बारूद डाल सकते हैं। अंडरग्राउंड माइंस का एक होल में हम लोग मैक्सिमम बारूद कितना डाल सकते हैं, सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसी माइन है तो उसके केस में 565 ग्राम। कुछ एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज 185 ग्राम वाला आता है, इसीलिए वो 185 ग्राम का आता है, ताकि 3 को कार्ट्रिज में डाल देगा तो 565 ग्राम होगा। 565 से नहीं, 565 से कम ही रहेगा, 565 तक हम लोग डाल सकते हैं, ये लिमिट दिया हुआ है। तो वही अगर डिग्री 1 है तो उसमें 1 किलो तक हम लोग बारूद डाल सकते हैं। तो ये पर होल का है, ये क्या है, पर होल का है। ये दूसरे कंट्री का, ये हम लोग का तो सिल्फर का जो गैलरी था वो था, ये किसी दूसरे कंट्री का गैलरी का पिक्चर है। बाकी ये सॉफ्ट ट्यूब सब फिर दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी किसी को और कोई कंफ्यूजन हो मैसेज है आपके किसी का। P4 एक्सप्लोसिव का यूज अंडरग्राउंड माइंस में होता है ना, P4 अंडरग्राउंड माइंस के लिए ही है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ P4 बनता नहीं और P4 यूज भी नहीं होता है, ये ब्रिटिश में यूज करता था। और ब्रिटिश का जो एग्जाम्पल है कैरी ब्रैक्स और कैरी फैक्स, ये दो, कैरी फ्रैक्स और कैरी बेल नाम का दो एक्सप्लोसिव P4 ब्रिटिश में यूज होता था, हम लोग यहाँ यूज में नहीं। P4 एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड के लिए ही है, P4 को इतना सेफ बनाया गया था वो अंडरग्राउंड माइंस के लिए है, लेकिन हम लोग यहाँ वो यूज में नहीं है। उसका एग्जाम्पल वही कैरी बेल और कैरी फ्रैक्स है, उस सब ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमको लग रहा है इतना ही पे कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, बाकी एक दो बार बुक पढ़िएगा। अभी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, और कोई किसी को क्वेरी नहीं है ना, ठीक, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।